हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं भी हूं एकदम। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन, जिसमें 11 लेक्चर कर चुके हैं। ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन का 12वां लेक्चर है। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं अभी तक का रिकैप में, अभी तक हम लोग आपको क्या क्या पढ़ा है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। अभी तक मैंने आपको बहुत तरह की रेखाएं का समीकरण पढ़ाया है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, है ना, पढ़ाए हैं आपको अलग अलग फॉर्म में। तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं कौन कौन से फॉर्म पढ़ाया था। तो सबसे पहले पढ़े थे कि एक रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 mx माइनस x1। बार बार ये रिवीजन क्यों करा रहा हूं दोस्त, क्योंकि बहुत लोग को रेखा का समीकरण समझना पड़ेगा कि कब कौन लगेगा, है ना। ये नहीं कि कब हम कौन लगा देना, ऐसा नहीं है। तो ये तब लगाना है जब एक बिंदु से पास रहे हो, एक बिंदु से गुजरे, है ना। ये बार बार मैं बताता हूं, एक बिंदु से गुजरे तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है रेखा का समीकरण निकालने के लिए, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। सिंपल ये फंडा रखना है यार। दूसरा, अगर दो बिंदु से गुजरे तो दो बिंदु से गुजरे तो ये फॉर्मूला है, यानी अगर कोई जो रेखा है वो दो बिंदु से अगर गुजर रही है, सवाल में बोला है कि एक रेखा दो बिंदुओं से गुजर रही है तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे, y माइनस y1 x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक। दूसरा बात, नेक्स्ट, अगर x अंतःखंड दिया हो, x अंतःखंड केवल दिया हो, है ना, x अंतःखंड दिया हो और बोले कि रेखा का समीकरण ज्ञात करें, तो जब x अंतःखंड दिया हो और बोले रेखा का समीकरण ज्ञात करें तो ये फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस c। सिमिलरली अगर मूल बिंदु से गुजरे, है ना, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा अगर उसका समीकरण निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है y बराबर mx। यानी अगर कोई रेखा मूल बिंदु से होकर गुजर रही हो तो उसका फॉर्मूला होता है y बराबर mx। फिर अगला अंतःखंड के रूप में, है ना, अंतःखंड रूप का फॉर्मूला, अंतःखंड रूप का सूत्र, यानी अगर अंतःखंड दिया हो, यानी x अंतःखंड दिया हो और y अंतःखंड दिया हो, ये क्या होता है? ये आपका x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होता है, यानी x अंतःखंड होता है ये। और ये क्या होता है? तो ये आपका होता है y अंतःखंड होता है। कौन सा अंतःखंड होता है? y अंतःखंड होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब अंतःखंड रूप का सूत्र पूछे या अंतःखंड रूप में समीकरण ज्ञात करने को बोले तो ये लगाएंगे। तो आई होप कि चीजों को आप बार बार देख देख करके याद कर लिए होंगे। मैं बार बार रिपीट कराता हूं कि आप याद कर लो। मैं पिछले वाला लेक्चर में भी बताया था कि कब कौन सा लगेगा, तो और एक लेक्चर में मैं रिपीट करा दूंगा इस बात को, ठीक है ना। तो चीजों को बार बार समझना है कि लगाना कब है। ये समझ अगर डेवलप हो गया ना आपके अंदर तो आप बहुत काम अच्छा कर लेंगे। तो चलिए अब आइए इस प्रकार एक सवाल करते हैं। सवाल एनडीए में आ रखा है ये दोस्त, काफी शानदार लाजवाब प्रश्न है, सीखने को बहुत मिलने वाला है, इसमें सीखने को बहुत मिलेगा। जरा फोकस करके सुनिएगा सवाल, एकदम आराम आराम से, एकदम फोकस करना है। कह रहा है कि एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसके अंतःखंड, समझिएगा दोस्त, जिसके अंतःखंड x अक्ष तथा y अक्ष पर रेखा इतना के क्रमशः अंतःखंडों के दुगुना तथा तिगुना है। अब इसका क्या मतलब है हम आपको डिटेल में समझाते हैं। इसके लिए आपको एक ग्राफ डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। पहले ग्राफ बना लेते हैं। देखिए पहले हम लोग का एक लाइन है, ऐसे x अक्ष और y अक्ष हम बना दिए यहाँ पर जल्दी जल्दी। तो ये हम लोग का x और ये हम लोग का x डैश है, ये हम लोग का y है और ये हम लोग का y डैश है, सही है, ओके। अब जब आगे देखिएगा तो कह रहा है ना कि भाई एक रेखा है जो कि आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। एक रेखा खींच लेते हैं, एक हमने रेखा खींच लिया जो ये है ना। इस रेखा का नाम आप देख सकते हो क्या है, तो इस रेखा का जो नाम है वो आपका ये है, यानी कि क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये एक रेखा है, इसका नाम ये है। अब सवाल पढ़ो तो कह रहा है ना कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसके अंतःखंड x अक्ष और y अक्ष पर है, यानी अंतःखंड x अक्ष पर है और y अक्ष पर है। कहाँ है ये नहीं पता है, बस इतना बोला है ना, इसका क्रमशः
अंतःखंड हो गए, यानी इसके अंतःखंड के क्रमशः दुगुना है। दुगुना कौन है? एक्स अक्ष वाला। और 3 गुना कौन है? तो वाई अक्ष वाला। यानी 2 गुना और 3 गुना है। तो कौन 2 गुना कौन 3 गुना हो, बात समझिएगा दोबारा। यहां पर समझना है ये इसका क्रमशः अंतःखंड, यानी इसके अंतःखंड का 2 गुना और 3 गुना है। माने पक्का रेखा बाहर है, वो रेखा कहाँ है? बाहर। मैं इसको थोड़ा और नजदीक ला देता हूं, मैं इसको और नजदीक ला दे रहा हूं। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये देखना ध्यान से, तो हम लोग का हो जाएगा, इसको थोड़ा पहले ला देता हूं। तो अब हम लोग का एक रेखा है जो बाहर है, और वो रेखा का जो अंतःखंड है ना, इसकी 2 गुना और 3 गुना है। यानी एक्स अक्ष वाला 2 गुना हिस्सा है और वाई अक्ष वाला 3 गुना है, ये बोला है। अब इसका नाम हम दे देते हैं ओरिजिन, और ये हम लोग का हो गया कुछ भी, जैसे ए, ये हो गया बी, है ना, ये बोल देते हैं सी, और ये बोल देते हैं डी। तो एक और रेखा है, और हमें ना इसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इस रेखा का ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है अंतःखंड के रूप में, क्योंकि अंतःखंड का बात किया है तो अंतःखंड वाला करेंगे। तो इस रेखा का बेसिकली हमें समीकरण ज्ञात करके लाना है। जी सर। अब सीधी सी बात है कि ये इसका 2 गुना है और ये इसका 3 गुना है। तो पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये कितना है और ये कितना है। और अगर ये दोनों पता चल गया तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे, एक्स अक्ष वाला निकल जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो वाई अक्ष वाला निकल जाएगा, और काम बन जाएगा। देखिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्लियर कर लेना है कॉन्सेप्ट। सुनिए, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। कौन सी रेखा का? इस वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपको कैसे पता उसी का ज्ञात करना है, वो बाद में कैसे हो गया, पहले नहीं हो सकता क्या? नहीं, सुनो ध्यान से, क्यों नहीं होगा। कह रहे जिसके अंतःखंड एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर है, अंतःखंड एक्स अक्ष पर है और वाई अक्ष पर है, और इस रेखा का 2 गुना, माने इस रेखा का जो भी अंतःखंड होगा ना, इसका 2 गुना है। तो ये रेखा का अंतःखंड सोचिए 2 गुना और 3 गुना है, तो 2 गुना इससे कम थोड़ी ना होगा, ज्यादा ही ना होगा, तो इसलिए रेखा उस पर है। ये बात तो क्लियर हो गया। तो हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम अंतःखंड का समीकरण तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमारे पास ए पता हो, बी पता हो। तो ए और बी यहां से पता लगा लेंगे, चूंकि लिखेंगे चूंकि रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण हम लोग को दे रखा है वो 3x + 4y = 12। अब इसको अंतःखंड के रूप में लिखना है, तो अंतःखंड के रूप में लिखना सिखाए थे आपको, क्या करते हैं जरा बताइए। तो आंसर है सर इस तरफ जो होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो इस तरफ क्या है सर? 12 है, तो 12 से मैं दोनों तरफ डिवाइड करूंगा। तो मैंने लिख दिया 3x + 12 + 4y/12 = 12/12। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इधर 1 बनाना होता है। ये पीछे वाला लेक्चर में समझा है, तो कट गया। 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, यानी फाइनली हम लोग आ गया x/4 + y/3 = 1। तो जैसे ही हम लोग का रेखा का समीकरण आ गया, देखिए इस वाले रेखा का अंतःखंड का समीकरण हम लोग ज्ञात कर लिए, और वो ये है। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, अतः a = 4 और b = 3। a = 4, b = 3 कैसे हुआ देख सकते हो आप, यहां से देख सकते हो। ये हम लोग का नीचे वाला a और इधर वाला b, तो x मतलब a और b का मान हमारे पास आ गया। अब a b का मान आ गया, तो देखिए a का मान मतलब ये वाला, a का मान मतलब ये वाला आया है, और b का मान मतलब ये वाला आया है। यानी हमारे पास x अंतःखंड और y अंतःखंड पता चल गया। अब हमें इस रेखा का समीकरण लिखना है अंतःखंड के रूप में। तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा ना, पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि यहां से यहां कितना है। अगर हम ये पता लगा लिए कि यहां से ये कितना है तो काम चल जाएगा। और पता क्या लगाना है, सवाल ने ऑलरेडी दे रखा है कि 2 गुना है हई वाला, और हई वाला कई गुना है? 3 गुना है, यानी ई वाला 3 गुना है। सवाल ने पहले ही दे रखा है कि ये है 2 गुना। तो सोचिए अगर ये 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। 2 गुना का मतलब क्या? 2 से गुना करा दो। तो ये 4 है और ये इसका 2 गुना है, यानी ये जो है ना इसका 2 गुना है। तो ये 4 है तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 8। तो मैं ये बोल सकता हूं कि OC = जो OC है ना, OC कैसे निकालेंगे? तो 4 में 2 से गुना करके, तो 4 दूनी 8। तो ये हम लोग का निकल के आ गया 8। सही है, ओके। अब फिर ये कै गुना है? तो ये जो है ना ये बड़ा वाला, इसका 3 गुना है। देखो सवाल में बोला है कै गुना है? 3 गुना है। तो इसमें 3 से गुना करा दूंगा, तो पहले से है 3, तो पहले नाम दे देता हूं OD = ई हो जाएगा 3, और पहले से 3 गुना है तो 3 से गुना कराया, हमारा OD का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। यानी हमारे पास OC भी आ गया, यानी ये वाला पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट भी आ गया। अब ये आ गया तो मैं रेखा का समीकरण लिख सकता हूं। तो लिखूंगा अब रेखा का समीकरण,
तो रेखा का समीकरण का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बाई ए लिखते हैं और a के जगह पर OC आ जाएगा यहाँ पर, प्लस y बाई बी, बी के जगह पर क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा, और इक्वल टू में कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब x बाई ए, एक OC के जगह पर आप रख दो 8, क्योंकि 8 हम लोग आ रखा है, प्लस है ना, जरा वेट। अब हम लोग क्या करेंगे, y का y और OD के जगह पर कितना रख देते हैं, 9, और इक्वल टू में 1। तो ये हम लोग का फाइनल जवाब आ जाएगा, और ये हम लोग का फाइनल जवाब आ जाएगा। आप चाहो तो एलसीएम लेके इसको नॉर्मल में भी बदल सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि चीजें क्लियर होंगी, है ना। मैं एक बार थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, दोबारा से सीख लीजिए, बार बार देखिए, है ना। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ज्यादा घबराना नहीं है। देखिए, हमें एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के अंतःखंड का 2 गुना है, माने x अक्ष वाला 2 गुना हिस्सा है और y अक्ष वाला 3 गुना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका पता लगाना पड़ता है, अंतःखंड। तो इसका अंतःखंड कैसे पता लगाते हैं, आपको मैंने बताया था कि जब भी ऐसा रेखा दिया हो तो अंतःखंड निकालने का तरीका है कि जो भी इस तरफ होता है उससे डिवाइड मार दो। तो मैंने डिवाइड कर दिया और हमारा अंतःखंड इतना आ गया। तो a और b पता चल गया, यानी ये वाला और ये वाला पता चल गया। ये पता चल गया तो हम टोटल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना वो इसका 2 गुना है, तो 2 से गुना करा दिया तो 8 आ गया, और ये जो है इसका 3 गुना, तो 3 से गुना करा दिया तो 9 आ गया। अब रेखा का समीकरण लिखना है तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, x बाई ए लिखते हैं और a के जगह पर है OC, a के जगह पर क्या है, OC, यानी ये a है और ये क्या है, b है, और b के जगह पे OD, तो मैंने OD लिख दिया, और इक्वल टू फार्मूला में होता है 1, तो 1 लिख दिया। अब OC के जगह पर वैल्यू रख दिया 8 और OD के जगह पर रख दिया 9 और इक्वल टू में 1। ये हम लोग का कंप्लीट आंसर। चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत, आई होप कि दिक्कत नहीं होगा, है ना। दिक्कत होगा तो दोबारा देख लो या कमेंट सेक्शन में बता दो कि दिक्कत है, मैं दोबारा इसको बता दूंगा, है ना। ज्यादा घबराना नहीं है। हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पे, बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ो। यस सर, कुछ और बातें करते हैं। अब एक नया तरह का हम लोग इक्वेशन सीखेंगे, जो कि आपका होगा नया प्रकार का इक्वेशन सीखने जा रहे हैं, यानी एक और तरह से रेखा का समीकरण होता है, और वो कौन होता है वो समझते हैं। हम लोग पहले से 5 से 6 सीख चुके हैं, अभी अगला सीखेंगे रेखा का समीकरण। इस रेखा के समीकरण हम लोग बोलते हैं लंब रूप में रेखा का समीकरण, यानी अब जो हेडलाइंस पढ़ने जा रहे हैं वो लंब रूप में रेखा का समीकरण है। दोस्त, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, इनमें से एक हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है। तो इसके लिए आपको नॉर्मली कुछ फिगर्स आपको आना चाहिए समझ में। मैं फिगर बनाया हूं ऑलरेडी ताकि टाइम बचे, हम लोग को टाइम बचाना भी जरूरी है। तो आइए अपन इस फिगर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष है, सही है। अब हमने काम किया कि एक रेखा ले लिया AB, है ना, एक रेखा ले लिया AB, ठीक है। अब इस रेखा का एक हमने यहां से लंब डाल दिया, एक रेखा लिया और यहां से 90 डिग्री का लंब डाल दिया, यहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना, 90 डिग्री का लंब डाल दिया, और उस बिंदु का क्या नाम दे दिया, A दे दिया, ठीक है ना। मैंने इस बिंदु का क्या नाम दे दिया दोस्त, A नाम दे दिया। जरा फिगर को मैं बड़ा कर दूं ताकि दिखे बढ़िया एकदम। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको लंब डाल दिया और नाम दे दिया M, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आई होप। तो बताओ ये टोटल एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। टोटल एंगल 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। यहां से अगर हम कोण पूछे यहां से यहां तक का, अब 90 डिग्री बताओगे जी। अब हमने एक काम किया ना, इसको अल्फा बोल दिया, यानी ये इसके 2 भाग बट गए, क्योंकि जैसे ये लाइन हमने खींचा, ये वाला लाइन, इसके 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट वो हो गया। तो इस वाले पार्ट का हमने नाम दे दिया अल्फा और उस वाले पार्ट का दे दिया 90 माइनस अल्फा। अपने से सोचिए, अगर एक मान लो थीटा है तो दूसरा का 90 माइनस थीटा होगा ना, या एक मैं बोल दूं अगर 30 डिग्री है तो दूसरा का 60 डिग्री होगा। तो ऐसे ही एक अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा होगा। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे, है ना। तो ये फिगर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हम लोग का थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो देखिए हमें सीधे क्या करना है, सुनिए ध्यान से दोस्त। लंब रूप में जो रेखा का समीकरण का जो सूत्र होता है वो ये होता है। लंब रूप में रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू b। याद रखना क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू b। ये लंब रूप में रेखा का समीकरण है।
लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। ये अपन को प्रूव करके लाना है कि आखिर ये कैसे होता है। तो मैंने इसके लिए 2 लाइन लिख दिया, छोटा मोटा नन्हा सा प्यारा सा। छोटा सा डाउन हूं मैं, अरे नहीं सर हम लोग डाउन नहीं है ओके तो मैंने लिखा, माना कि L एक रेखा है। मैंने मान लिया कि भाई L क्या है? एक रेखा है जो दोनों अक्षों A और B है ना, जो दोनों अक्षों A और B पर अंतःखंड काटती है, ठीक है, अंतःखंड बनाती है तथा मूल बिंदु से रेखा तक की दूरी P है। और मान लिया कि यहाँ से मूल बिंदु रेखा जो है ना, मूल बिंदु से रेखा तक, ये मूल बिंदु से रेखा है ना, इसकी जो दूरी है वो P है, ये हमने मान लिया, ठीक। तो बताइए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, आप आकृति में भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? P है। ये बात आप आकृति में अच्छे से और भली भांति देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब सुनो, अब आकृति के अनुसार हम लोग आकृति के अनुसार रेखा का समीकरण लिखना चाहते हैं। तो बताइए रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे? एक काम करता हूँ, यहाँ पर बोल देता हूँ A और यहाँ पर बोल देता हूँ B। तो बताओ अगर हम रेखा का समीकरण लिखने जाएं अंतःखंड के रूप में तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि अंतःखंड दिया है ना, तो अंतःखंड रूप में लिखेंगे। अंतःखंड का बात कर रहा है तो अंतःखंड के रूप में लिखेंगे। और वैसे भी देख लो ना, x अक्ष और y अक्ष पर दोनों साथ ही साथ काट रही है, इसका मतलब दोनों अंतःखंड दिया है, x अंतःखंड और y अंतःखंड दोनों एक दिया है। x अंतःखंड और y अंतःखंड दोनों दिया है, इसलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा, अंतःखंड रूप वाला लगेगा। तो ये दोनों दे रखा तो ये लगता है, तो मैं यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। तो जब हम रेखा का समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x बाई a लिखते हैं, और a मतलब x अंतःखंड। तो यहाँ पर x अंतःखंड कितना है? ये है टोटल x अंतःखंड, और इसका नाम क्या है? टोटल o से लेके a तक है, यानी ये हम लोग का OA है। और ये हमें पहले से पता नहीं है, यही पता लगाना है। प्लस y अपॉन b लिखते हैं, तो b मतलब ये होता है, यानी ये भी हमें पता लगाना है, और वो कितना है? OB है, और इक्वल टू 1। यानी हमें बेसिकली OA और OB का मान लाना है निकाल करके, और निकाल के ला के यहाँ पर रख देंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो मुद्दा वाली बात है कि OA कैसे निकाले। तो OA निकाल सकते हैं हम लोग त्रिभुज की मदद से, है ना। कैसे? तो देखिए, तो लिखूंगा त्रिभुज A, देखिए इसमें देखिए O, ध्यान समझिएगा, हमें OA निकालना है तो इस वाले ट्रायंगल में आना पड़ेगा, और जब OB निकालना होगा तो इस वाले ट्रायंगल में आएंगे, है ना। अभी हमें क्या निकालना है? OA। मुद्दा क्या है? OA निकालना, और फिर OB निकालना। तो OA कैसे निकलेगा? इस वाले ट्रायंगल में हम तुलना करेंगे, है ना। तो OA यानी इस वाले में है, तो त्रिभुज AOM में, यानी हम लोग त्रिभुज किस में बात कर रहे हैं? तो AOM में, AOM में, AOM में हम cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप बोलोगे सर cos क्यों लगाओगे? cos क्यों लगाओगे, tan क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो देखिए, पहली जवाब ये कि हमें ये फॉर्मूला में तो cos है, पहला जवाब। दूसरा जवाब हमें ये निकालना है, तो देखिए आपको लगा के दिखाता हूँ cos और क्या हालचाल है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा की जगह पर अल्फा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बताओ कौन है? तो देखो थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, और 90 डिग्री है तो कर्ण ये हो जाएगा, माने आधार ये हो जाएगा। तो लंब बटा आधार यानी ये, तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं यहाँ पे वो क्या लिख सकते हैं, आप बता सकते हो, लंब बटा जब आधार बटा जब कर्ण लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? P, है ना। देखो P हो जाएगा, तो हो जाएगा P, तो लिखा P बटा OA, P बटा क्या हो जाएगा? OA। आधार बटे कर्ण लिखेंगे ना तो हम लोग का सिंपल हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, थीटा ये है तो लंब हो जाएगा, और ये कर्ण है तो ये वाला आधार है। देखो भाई साहब, ये 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो ये कर्ण हो गया, थीटा बना तो ये लंब हुआ, तो आधार कौन हुआ? ये ना, और इसका मान कितना है? P। अब बटा में कर्ण लिखना है, कर्ण का मान कितना है? OA। बोलो बात क्लियर है, बात चल रही है? यस। तो यहाँ से हम लोग का OA का मान निकल के आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का OA का मान निकल के आ जाएगा। कैसे? तो देखो, तो यहाँ से हम लोग OA का मान निकाल सकते हैं, देखो कैसे। तो फाइनली OA बराबर क्या हो जाएगा? P बटा cos अल्फा, P बटा cos अल्फा हो जाएगा। देखो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, हो जाएगा ना, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो cos अल्फा सॉरी OA निकल के आ गया। यानी OA हम लोग निकाल दिए, और जिसको पिटारा में बंद कर लेते हैं। अब OA निकाल लिए, अब हम लोग का क्या निकालना है? OB निकालना है। तो OB निकालने के लिए हमें इस वाले ट्रायंगल में आना पड़ेगा, तो इस वाले ट्रायंगल में भी लगा देते हैं cos,
और थीटा जो है ना वो आपका 90 माइनस अल्फा है। देखो जो एंगल है वो 90 माइनस अल्फा है। फॉर्मूला वही रहेगा आधार बटा कर्ण। तो देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो कर्ण ये हुआ, कर्ण ये हुआ, और आधार कौन हो जाएगा, आधार तो यही रहने वाला है, यानी P बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण, और इसका मान कितना है, OB है। तो यहाँ से OB भी निकल के आ जाएगा, तो OB इक्वल टू आ जाएगा P बट्टा, ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, यानी हम लोग का ये हो जाएगा sin अल्फा। यानी हमारे पास दोनों मान निकल के आ गया, एक OA भी आ गया और OB भी आ गया, तो दोनों आ गया। अब इन OA और OB जो वैल्यू आया है इसको मैं समीकरण 1 में लाके रख देता हूं। तो मैंने लिखा समीकरण 1 से, क्या लिखा, समीकरण 1 से। तो बता समीकरण 1 में क्या था, x बाई OA था प्लस y बाई OB था इक्वल टू 1 था कि नहीं था, देख लो x बाई OA प्लस y बाई OB इक्वल टू 1 था। तो अब OA का मान पुट कर दो, OA का मान P बटा cos अल्फा रखना है, तो रख देता हूं x अपॉन P बटा में cos अल्फा प्लस y अपॉन OB का मान कितना है, P बटा sin अल्फा है, देख लो है कि नहीं है, बोलो है ना, देख लो हेलो, देख लो P बटा sin अल्फा, कोई दिक्कत। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लाके रख दिया। अब बताइए ये जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, जो सबसे नीचे वाला है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x cos अल्फा अपॉन P प्लस y sin अल्फा अपॉन भी P, और इक्वल टू कितना लिखना है, 1, ठीक है जी, ओके। अब इन दोनों का एलसीएम बोल दो, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो हो जाएगा P, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 1, और नीचे भी कितना है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, क्योंकि P का मल्टीप्लिकेशन 1 से कराएंगे तो P हो जाएगा। और हमें यही लाना था, चेक कर लो, यही प्रूव करके लाना था। तो बेसिकली आपको रखना याद यही है कि रेखा के लंब रूप का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P, बोलो याद रहेगा जी, है ना। आप थोड़ा सा ईमानदारी से प्रूफ समझ लीजिए, मैं दोबारा एक बार रीड कर देता हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखो लंब रूप में रेखा का समीकरण हमें प्रूव करना था, मतलब x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P लाना है। तो मैंने ना एक x अक्ष बना लिया, y अक्ष बना लिया, और एक रेखा खींच दिया, वो ये है, और इसका अंतःखंड कट रहा है x अक्ष पे और y अक्ष पे। मैंने क्या किया, एक मूल बिंदु से एक लंब डाल दिया है ना, एक इस रेखा पे, और उसको बोल दिया P, इसका डिस्टेंस कितना है P। तो यहाँ से टोटल एंगल 90 डिग्री था, तो एक हो जाएगा अल्फा, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, बात सीधा सा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये कुछ बातें दिखाई, आप तो समझ ही सकते हो, उसको लिखने का ज्यादा जरूरी नहीं है, बट लिख सकते हो। अब मैंने रेखा का समीकरण लिखा, रेखा का समीकरण अंतःखंड के रूप में लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है x बाई a, तो a की जगह पर हम लोग का ये है, a मतलब क्या, x अंतःखंड, तो x अंतःखंड OA है, फिर y बाई b होता है, b मतलब ये, यानी ये वाला अंतःखंड OB है, तो मैंने यहाँ पर लाकर रख दिया a का। अब हम लोग का मेन मुद्दा था कि OA पता लगाना, क्योंकि OA तो पता थोड़ी ना है कि कितना है, ये ना पता है, ये हमें पता ही नहीं है। तो ये पता लगाने के लिए cos थीटा का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार पता है, कर्ण पता लगाना था, इसीलिए cos लगाया है, बात समझ रहे हो ना। साइन या टैन ये सब नहीं लगा सकते, मैं केवल कॉस लगा सकता हूँ या सेक लगा सकता हूँ, क्योंकि हमें कर्ण निकालना है, और कर्ण केवल कॉस और सेक ही देता है, बोलो साइन भी देता है, साइन देता है, बट परपेंडिकुलर वो ढूंढने लगेगा, परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, तो आंसर है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कॉस लगाए, तो कॉस थीटा बराबर लगा दिया, तो यानी कि थीटा की जगह पर था अल्फा, तो लगा दिया कॉस अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का जो मान है, आधार का जो मान है वो है P, चेक कर लो, आधार जो है वो P है, क्योंकि थीटा ये है तो लंब ये होगा, और ये 90 डिग्री है तो कर्ण ये हुआ, तो बचा ये, तो ये आधार होगा, आधार का मान है P, और नीचे OA का OA। अब यहाँ से हमें OA निकालना, तो निकाल दिया, तो जो नीचे है वो ऊपर हो गया, और जो ऊपर है वो नीचे हो गया, यानी OA का मान आ गया P बटा cos अल्फा, सही है। सिमिलरली मैंने अब इस वाले ट्रायंगल में गया है ना, मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल,
OBM में, है ना, ट्रायंगल OBM में cos 90 माइनस अल्फा लगा दिया, क्योंकि थीटा की जगह पर 90 माइनस अल्फा है, वो लगाया तो फॉर्मूला वही वापस, आधार बटे कर्ण, आधार है P, कर्ण है हम लोग का OB, तो लिख दिया। अब OB निकालना था तो ऊपर वाला नीचे आ गया, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो वो लगा दिया, सही है। अब उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को लाके यहाँ पर रख दिया समीकरण 1 में, रखा, फाइनली सोल्व किया तो ये आ गया। आई होप कि चीजें क्लियर होगा। जरा कमेंट करके आप हमें बताएं क्लियर है क्या दोस्त, है ना, बहुत सुंदर, कमेंट सेक्शन में बता देना कि जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। अब आइए इस पर का सवाल फोड़ते हैं। सवाल फोड़ना है सर, अरे भाई बनाना है, कैसा कैसा समझते हो तुम सभी, तो आइए देखते हैं, बनाते हैं इसको। लॉलीपॉप है, कैसा है, लॉली लॉली लॉलीपॉप। कह रहा है कि दिए गए शर्त के आधार पर, टाइप 1 क्वेश्चन है, दिए गए शर्त के आधार पर समीकरण लिखें, यानी कि जो कंडीशन दिया जा रहा है, इस कंडीशन के आधार पर हमें रेखा का समीकरण लिखना है। अच्छा, इससे भी पहले मैं एक ऑब्जर्वेशन करा दूं दोस्त, है ना, ऑब्जर्वेशन मैं करा रहा हूं, और इस ऑब्जर्वेशन को देखना। अभी अभी पढ़े हम लोग, अभी क्या पढ़े हैं, लंब रूप में रेखा का समीकरण पढ़े हैं, लंब रूप में रेखा का समीकरण पढ़े हैं, और लंब रूप में रेखा का समीकरण अभी अभी बताए हैं आपको, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो मैं ऑब्जर्वेशन करा देता हूं दोस्त, कौन यहां पर क्या है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि समीकरण पते हैं और ये पता ही नहीं कि इसमें कौन क्या है, तो कैसे काम चलेगा भाई। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई क्या है, जनरल पॉइंट, एक्स वाई क्या है, जनरल पॉइंट, आंसर ये जनरल है, तो ये इस पर ध्यान नहीं देना है। मुख्य बात जो ध्यान देनी है वो इस पर सुनिए, अल्फा पे, दोनों के लिए अल्फा सेम है। पहला ऑब्जर्वेशन दोनों के लिए अल्फा सेम है, याद रखिएगा, अल्फा अलग अलग नहीं है, माने कि जो कोण है ना दोनों के लिए अल्फा सेम है, यानी कि जो कोण है दोनों के लिए कोण सेम है, ऐसे लिख देता हूं, दोनों के लिए कोण सेम है, माने जी अगर यहाँ पर 30 डिग्री आ गया है अल्फा, तो पक्का साइन वाला भी, मतलब कहने का कहना यहाँ पर जो एंगल आएगा वही एंगल यहाँ भी होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। दूसरी बात, ये P क्या होता है, तो मूल बिंदु से दूरी होगा, मूल बिंदु से दूरी है, P क्या है दोस्त, मूल बिंदु से दूरी है। तो ये दो छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन याद रखोगे। एक्स वाई क्या है, तो आंसर है जनरल पॉइंट, है ना, जनरल पॉइंट है ये, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, है ना, तो ये लाइन रेखा पर जनरल पॉइंट है। तो ये ऑब्जर्वेशन समझ आया क्या, ऑब्जर्वेशन एंगल दोनों के लिए सेम होता है, कॉस के लिए भी साइन के लिए भी, ठीक, यानी कि दोनों के लिए कोण सेम है, यानी कि एक बार अल्फा पता लग गया ना, यहां से भी पता लगा सकते हो, इससे भी पता लगा सकते हो, चलेगा। और जनरल पॉइंट एक्स वाई और पी क्या है, मूल बिंदु से डिस्टेंस, इज दैट क्लियर, ओके। नाउ अब हम लोग सवाल फोड़ते हैं, अब सवाल फोड़ने में मजा आएगा, क्योंकि चीजें आपको अब समझ में आ गई हैं, तो बनाने में मजा आएगा। सवाल में कर रहा है ना, शर्त के आधार पर समीकरण लिखें, आइए लिखते हैं, बहुत मजा आने वाला है, क्या आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो देखो सॉल्यूशन, अल्फा और पी दिया है ना, यानी कि एंगल दिया है और मूल बिंदु से दूरी दिया है, ठीक, बहुत सुंदर सर। और क्या करना है, रेखा का समीकरण लिखना है, तो चूंकि लिखूंगा, चूंकि अल्फा बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री, एंड पी बराबर 5। अब लिखोगे चूंकि रेखा का समीकरण अभी अभी आपको पढ़ाए है ना, टोपी वाले बोलो, बहुत सुंदर, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, है ना, हाँ व्हाइट शर्ट, अरे तुम्हें भी पढ़ना, अरे नहीं आपको बोलो, हाँ इधर इधर, यस। तो क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है जी, यस। अब देखो जहां जहां अल्फा वहां चिपका दो 30 डिग्री, तो लिख दिया cos 30 डिग्री प्लस y sin अल्फा की जगह पर कितना चिपकाना है, 30 डिग्री इक्वल टू p, p की जगह पर कितना रखोगे, 5 रखोगे, कितना रखोगे, 5 रखेंगे, तो रख दिया, है ना। अब cos 30 कितना होता है सर, √3/2, फिर y इक्वल टू sin 30 सर 1/2 इक्वल टू 5। अब एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम ले लिया तो हो गया 2, तो एलसीएम लिया तो 2 से 2 खत्म, यानी √3x प्लस 2 से 2 खत्म, यानी y इक्वल टू 5।
बोलो बोलो, ठीक है सर। तो फाइनल हम लोग का आ जाएगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 5 दूनी का 10। तो ये हम लोग का कंप्लीट जवाब है, कोई दिक्कत? और अगर आपको क्लियर है तो ये वाला बता के दिखाइए, मतलब बना के दिखाइए। आई होप कि क्लियर होगा, है ना? एकदम सिंपल था, कोई हार्ड नहीं है। नॉर्मल आपको मैंने अल्फा का मान रखा है और पी का मान रखा है, फिर जो जो वैल्यू आपको पता है उसको रख दिया और आपका आंसर आ गया। आई गवा, क्या हो गया? आई गवा। आय हाय हाय, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। आगे बढ़ो जी। जी सर, अगला सवाल है ना, आप पॉज करके कमेंट में इसका आंसर दे दें, तब हम मानेंगे कि यस आप पढ़ रहे हैं, तो ही ना मानेंगे। बोलिए, इसलिए आप जवाब दीजिए इसका। चलिए अगला सवाल है, अल्फा बराबर 210 डिग्री दिया है और पी बराबर इतना दिया है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो मैं फिर से लिखूंगा फॉर्मूला कि रेखा का, देखिए फॉर्मूला दोस्त बार बार लिखना है, फॉर्मूला बार बार लिखना है, क्योंकि जितना बार फॉर्मूला लिखेंगे ना याद होगा, और अगर अच्छे से याद होगा तो मजा आएगा, और मजा आएगा तो पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा, और इंटरेस्ट जगेगा तो आप यहाँ पर कंधे पर सितारे लगेंगे। क्योंकि दोस्त मैं रियली बता रहा हूँ, कुछ लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग का कॉपी तब खुलता है, कुछ लोग का कॉपी तब खुलता है जब लाइव लेक्चर होने वाले हैं ना, है ना? कुछ लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग का कॉपी ही तब खुलता है जब लेक्चर होने वाला है उसके 2 मिनट पहले, और जब लेक्चर खत्म हुआ तो अलमीरा में रख देंगे और उसको बाद में पढ़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कंटिन्यू मेहनत करना होगा, अलग अंदाज और अलग लेवल पर। क्योंकि कंटिन्यू मेहनत नहीं करेंगे ना दोस्तों, कुछ हो नहीं सकता है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा, तो कुछ अलग करिए। और कुछ अलग कैसे किया जा सकता है सर? मेहनत करके, अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बना करके। तो मेहनत करिए और सवाल बनाइए, तो ही आप सक्सेस आपको मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं हमेशा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा। तो मेहनत करिए और अलग अंदाज में करिए, तो ही आप, है ना, सबका प्रिय बन पाएंगे। तो मेहनत करिए दोस्तों। ओके, तो ये रेखा का समीकरण अभी अभी आपको बताया है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू, आपको बोले थे p, है ना? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या होता है? p होता है। तो मैं पुट कर देता हूं उनके जगहों पर। तो x के जगह पर x cos, अल्फा के जगह पर कितना रखना है? 210 डिग्री, प्लस y का y sin, फिर अल्फा के जगह पे 210 डिग्री इक्वल टू p, p के जगह पे आंसर है 8। क्या रखना है? 8। अब आपको नॉर्मली साइन 210 और कॉस 210 का मान निकाल के यहाँ पर रख देना है। तो इन दोनों का मान आप रफ में भी सोल्व कर सकते हैं या यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको लिख सकते हो 180 प्लस 30, है ना? 210 का आप क्या लिख सकते हो? 180 प्लस 30, और यहाँ पर वहां पर भी यही लिख सकते हो। तो देखिए साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं जी, और इक्वल टू 8, जैसे है वैसे। अब देखो यहाँ से तो x का x, अब देखिए cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? तो cos 180 प्लस थीटा आप सभी लोग को पता है कि cos 180 प्लस थीटा देखो कौन सा कोऑर्डिनेट में गया, मैं आपको बता देता हूँ, देख लो, ये सब पढ़ा रखे हैं। इसमें होता है 0 to 90, इसमें होता है 90 to 180, और इसमें होता है 180 to 270, और इसमें क्या होता है 270 to 360। तो ये बात आप सभी को पता है। तो 290 to 180 है, तो 210 किस में होगा? इसमें नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें तो 180 तक ही होता है। तो सीधी सी बात, ये जो 210 है वो थर्ड में है। किसमें? थर्ड में है। और थर्ड में आप भली बात जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। यानी ये पता चल गया कि इसका भी आंसर नेगेटिव आने वाला है और उसका भी आंसर नेगेटिव आने वाला है। फिर आपको ये भी बताए थे कि जब 180 होता है तो नो चेंज, 180 पर दोस्त नो चेंज। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो नो चेंज वाला। तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का, समझिएगा दोस्त, x माइनस हो जाएगा कि cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो माइनस का cos 30 डिग्री, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा y sin, है ना, और 30 डिग्री, और 180 प्लस थीटा है तो माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 8। अब आप आसानी से बोल सकते हैं वैल्यू, तो x cos 30 अभी अभी लिखे थे, देखो √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दिया, है ना, माइनस y गुना sin 30 1/2 इक्वल टू 8 हो गया। अब आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम ले लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 डिलीट, तो माइनस √3x माइनस y, 2 से 2 डिलीट हो गया तो हो गया y इक्वल टू 8। तो फाइनल जवाब हम लोग का हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी माइनस √3x
माइनस वाई इक्वल टू 8 दूनी 16 और ये हम लोग का कंप्लीट जवाब आ गया। कोई दिक्कत? तो नॉर्मली जब एंगल आउट ऑफ हो, जैसे कि आपको नहीं पता है, तो पहले आप क्या करो ना, पता करो उसको। कैसे पता करेंगे सर? तो आपको आता है ना ट्रिगो, वो आप ट्रिगो का दिमाग लगा कर कर सकते हैं, है ना। तो आई होप की चीजें क्लियर होंगी। कोई दिक्कत है तो आप बताएं हमें, आप, है ना। मजा आ रहा है? मजा हेलो बोलो यस, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं। ये काफी मस्त सवाल है, आप इसको ट्राई करें। टाइप 2 वैरायटी का सवाल है ये, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, चलो करते हैं टाइप 2 सवाल। टाइप 2 में क्या है, कह रहा है यदि y बराबर हम लोग का दे रखा है, y नहीं अल्फा है, अल्फा बराबर इतना दिया है और p बराबर 10 दिया है। देखिए दोस्त, अब की बार ना हमें एंगल नहीं दिया है, अब की बार हमें एंगल नहीं दिया है, हमें क्या दिया है? तो आंसर है कि अल्फा बराबर tan इनवर्स 3/4 दिया और p का मान दिया है। तो आपको एक चीज बताया था, अगर याद हो तो आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं पर tan थीटा बराबर मान लीजिए x लिखा हुआ है, तो थीटा बराबर आपको बोले थे कि क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। बोलो ये बात बताया ना, तो आंसर यस। यानी कि अगर कहीं पर tan थीटा बराबर x लिखा हुआ है, यानी कि कहीं पर अगर tan थीटा बराबर x लिखा है, तो आप थीटा बराबर उसको क्या लिख सकते हो? तो tan इनवर्स 1 लिख सकते हो। ये बात आपको मैंने बताया था। इसके उल्टा भी ट्रू होता होगा, मतलब अगर tan इनवर्स x बराबर थीटा दिया है, तो आप इसको नॉर्मली x बराबर क्या लिख सकते हो? tan थीटा लिख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, है ना। वैसे ये 12th में आता है दोबारा से, तो ज्यादा घबराना नहीं है। तो बस अब नॉर्मली अभी के लिए इतना याद रखो कि ये हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो जी ये पढ़े हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चूंकि देखिए समीकरण जो होता है ना रेखा का, ध्यान समझिएगा, जो रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। क्या होता है? p होता है ना। समीकरण जो है रेखा का वो ये होता है। तो हमें cos अल्फा भी चाहिए और sin अल्फा भी चाहिए, और चूंकि एंगल दिया नहीं है कि एंगल रख दो और आंसर आ जाए, तो ये कैसे बनाएंगे फिर? तो ऐसे सवालों को बनाने का टिप्स क्या है वो सुनिए। पहले आप देखो अल्फा बराबर क्या लिखा है, tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि tan अल्फा जो है वो 3/4 है। ये इधर से इधर आ जाएगा तो tan अल्फा होगा ना। देखो tan इनवर्स थीटा होता है, तो इधर से इधर आ जाएगा तो ये इसके साथ चला जाएगा तो tan थीटा, और ये x का x, तो ये x के जगह पर है ये, और ये इधर आया तो tan अल्फा हो गया। यानी tan अल्फा हम लोग का 3/4 है। अब हम इस tan की मदद से, जरा वेट करिए, है ना, हम लोग क्या करेंगे, अब इस tan की मदद से हम लोग निकाल लेंगे sin और cos, फिर काम बन जाएगा। दोनों निकाल सकते हैं एकदम इजीली। कैसे? तो हम लोग का जो फॉर्मूला पढ़े है ना, ये लंब आधार कर्ण वाला, ये सब लगा के, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा। कैसे? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 9 + 16, और 9 + 16 मतलब 25, और 25 का वर्गमूल दोस्त 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सही है जी। तो यहां से ये निकल के आ गया। अब इन से मैं cos अल्फा भी निकाल सकता हूँ, sin अल्फा भी निकाल सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा अब cos अल्फा बराबर, तो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हम लोग का? बेस है तो 3, तो 3 लिख दिया। हाइपोटेनस कितना है? 5, यानी कि cos अल्फा आ गया 3/5। एंड sin अल्फा भी निकाल सकते हैं, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का? 3 है, सॉरी 3, ओके। यहाँ पर 4/5 हो जाएगा दोस्त। बेस हम लोग का 4 है ना, और ये हो जाएगा 3/5, 3/5। सही है। तो यहाँ से हम लोग cos अल्फा भी निकाल लिए और sin अल्फा भी निकाल लिए। तो दोनों तो निकल गया। अब दोनों निकल गया तो हम लोग नॉर्मली हम लोग समीकरण लिख सकते हैं, क्योंकि हमें समीकरण तभी लिख पाएंगे हम जब हमारे पास cos अल्फा पता हो और sin अल्फा पता हो। तो मैंने तो पता कर लिया, और अगर एंगल दिया होता तो डायरेक्ट रख देते। चूंकि एंगल नहीं दिया था इसलिए ये सब काम करना पड़ रहा है। सही है। अब लिखूंगा चूंकि रेखा का समीकरण, तो जो रेखा का समीकरण है वो क्या होता है आपका? तो रेखा का जो समीकरण होता है दोस्त, वो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। तो x का x लिख दिया। अब बताइए cos अल्फा का मान कितना आया है? 4/5, तो गुना में लिख दूंगा 4/5 प्लस y, तो y लिख दिया गुना sin अल्फा। sin अल्फा कितना है? 3/5, तो मैंने लिख दिया 3/5
और इक्वल टू p लिखना है। तो p का वैल्यू कितना है तो 10 है, तो 10 लिख दिया। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 5 का लघुत्तम 5 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 4x प्लस इसका ऐसे करेंगे तो 3y इक्वल टू 10। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। तो इसका नीचे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो फाइनल जवाब 4x प्लस 3y इक्वल टू 50 आ गया, और ये हम लोग का कंप्लीट आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत? आई होप कि ऐसे सवाल अब आप बना सकते हैं। ईमानदारी से बताइए, बोलो बन जाएगा ना? बोलिए बन जाएगा? जी सर। तो बन जाएगा तो एक आपको मैं ऐसा होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क ये है, सुन लीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 एंड p इक्वल टू 3 तो रेखा का समीकरण लिखें। तो रेखा का समीकरण लिखें। ये आपका होमवर्क है, ये आपको बना लेना है ना, पहला होमवर्क। दूसरा भी आपको दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन है, यदि अल्फा बराबर 45 डिग्री एंड p इक्वल टू 10 तो रेखा का समीकरण लिखें। तो ये दो होमवर्क आप बना लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रेखा का समीकरण इक्वल टू 8, तो ये दोनों होमवर्क आप उम्मीद करता हूं कि बना लेंगे। जल्दी बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, बना लीजिएगा ना? ईमानदारी से बोलिए, बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? बोलो बन जाएगा ना? जी सर, बहुत सुंदर। बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं बना बहुत गलत बात, फिर हम ऑनलाइन में घुस के मारेंगे बचवा। समझ रहे हो ना? नीला शर्ट, यस सर, पिटाएंगे हम लोग। ओहो मजा आएगा, मजा, पिटाने में मजा है ना। याद करो बचपन के दिन, जब आपके घर वाले मतलब खास तौर से माँ, जब आप मतलब जब बिछौना पर, जिसको बोल सकते हैं कि जब आप टॉयलेट कर देते थे तो क्या करती थी कि ज्यादा किए ना तो दाग दूंगी, नहीं तो वो दिन याद करो, है ना। और आपके फिर आप जब बड़े हुए हैं तो जब आप क्लास जाने लगे तो आपके टीचर्स बोले कि पढ़ो, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, है ना। तो आप बचपन से पिटाते ही आए हैं, तो कुछ ऐसा करिए दोस्त कि आप अच्छा करें, और वो शिक्षक जो आपको पीटे थे वो याद करे कि हाँ ये इसको मैंने पीटा था और ये अच्छा कर गया। तो पीटना और पिटाना अच्छी बात है ना। आप पिटाएंगे तो आप थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि बिना मान मतलब का, कभी कभी जरूरी है पिटाना। तो कभी कभी आपको उद्दंडता जब हो जाती है तो आपको पिटाना जरूरी होता है। तो मेहनत करिएगा, और पिटाने से डरना नहीं है, लेकिन हाँ आप ये कसम खा लीजिए ना कि हमको पिटाना नहीं है। क्यों नहीं पिटाना है? याद करके जाएंगे, हर एक चीज बताएंगे, तो क्यों मारेंगे कोई टीचर्स क्यों मारेगा? तो आप पढ़िए, मेहनत करिए, नहीं तो दाग देंगे। समझ रहे ना, बचपन का डायलॉग है भाई, बिछाना भाई तू सुसु करेगा तो दाग देंगे, तो ये डायलॉग होता था। नहीं तो ये आप ना करें, है ना, तो नहीं तो दगा जाओगे भाई, पीटा जाओगे, है ना। तो चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। तीसरा का टाइप, है ना, ये थर्ड वैरायटी का सवाल है, और ये थर्ड वैरायटी का सवाल देखिएगा कैसे बनाना है। सवाल है कि दिए गए समीकरण से अल्फा कॉमा पी का मान निकालना है। यानी हमें समीकरण दिया जाएगा, ये जो मतलब समीकरण दिया गया है, इस समीकरण से अल्फा का मान और पी का मान निकालना है। तो दोस्त ऐसे सवाल जिसमें अल्फा और पी का मान ज्ञात करने हो, उन सवालों को कैसे बनाते हैं हम आपको डील करते हैं। देखिए पहली बार, अभी जो हम लोग सवाल पढ़ रहे थे टाइप 1, उसमें अल्फा और पी दिया था और समीकरण ज्ञात करना था, नहीं ऐसे लाना था। अब की उल्टा है, ऐसे दिया है और अल्फा और पी का मान ज्ञात करना है, मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो आइए सिखाते हैं आपको ऐसे सवालों को। अल्फा और पी का मान जब भी ज्ञात करना हो ना, एक सिंपल फंडा हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक है ना, डी के स्टाइल मैं बोल सकता हूँ, हैशटैग डी के स्टाइल। ये स्टाइल है, और ये स्टाइल को समझिएगा, काफी अलग स्टाइल है ये बनाने का, है ना। सिंपल एक लाजवाब तरीका बता रहा हूं, देखो ध्यान से। क्या करना है आपको, जो भी सुनिएगा एक एक लाइन, जो भी कोफिशिएंट होंगे एक्स और वाई के, उनका अंडर रूट निकाल के स्क्वायर कर देना है, और जो आएगा उसको दोनों तरफ डिवाइड करा देना है। बोले सर ऐसा क्यों करना है? आपको तुरंत जवाब मिलेगा। अब ये बस आप इतना सुनो कि जो भी एक्स वाई होगा, उसके पड़ोसी जो भी होगा, उसका अंडर रूट निकालना है,
और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है, और ऐसा करने से आपका अल्फा पता चल जाएगा और पी भी पता चल जाएगा। तो बोलो कैसे, है ना। अब बोलो कोई बोलेगा कि अभी नहीं पता चल सकता है क्या सर? नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि आपको उस रूप में दिया ही नहीं है, कुछ काम करने के लिए देगा, डायरेक्ट दे देगा तब तुरंत बता दोगे तो नहीं पता चल सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करोगे। तो सोल्यूशन तो बता, x का कोफिशिएंट कितना है? तो आंसर है -1 है ना, -1 है तो -1 का स्क्वायर कर लो। y का कोफिशिएंट कितना है? 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लो। अब जब स्क्वायर करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 1 और +1 1 1 मिलके हो गया √2। क्या हो गया दोस्त? √2 हो गया। अब ये जो √2 आया है ना, उसको दोनों तरफ डिवाइड करा दो, है ना। स्टाइल है दोस्त, समझिएगा। मैंने लिखा दोनों तरफ √2 से भाग देने पर, √2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ हम √2 से भाग देंगे तो देखो -1/√2 हो जाएगा, है ना, इंटू में x प्लस 1/√2 हो जाएगा, इंटू में y चल रहा है, और इक्वल टू 8/√2 हो जाएगा, 8/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब ईमानदारी से काम सोचना है, और वो क्या सोचना है वो सुनिए। आपको क्या सोचना है वो फील कराता हूं आपको। आप ये सोचो कि पहले तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, √2/√2 लिख सकते हो, है ना, हर का परिमेयकरण कर दिया, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब आपको ये सोचना है दोस्त कि रेखा का समीकरण मन ही मन क्या होता है। तो बता, रेखा का समीकरण आप बताओ क्या होता है। तो बोलोगे कि सर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। ये बात हम लोग समझ गए हैं। फिर आपको हमने ये बताया था, मतलब x के बगल वाला cos अल्फा होता है, y के बगल वाला sin अल्फा होता है, ये भी ऑब्जर्वेशन में याद रखना है, और इक्वल टू p। तो इधर वाला तो p है, ये है, उससे ज्यादा नहीं दिक्कत है। मतलब कहने का अर्थ है ना दोस्त कि ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है वो जाने अनजाने में क्या है? cos अल्फा है, और ये जो है y के बगल वाला, ये जाने अनजाने आपका sin अल्फा है। मानते हो? तो बस अब आपको एक चीज खाली ये पता लगाना रह गया कि ये cos अल्फा और sin अल्फा किन वैल्यूज के लिए -1/√2 होता है, और ये किन वैल्यू के लिए प्लस का 1/√2 होता है। अगर आप ये पता लगा दिए तो आपका काम बन जाएगा। अब मुद्दा वाली बात क्या है वो सुनिए। मुद्दा वाली बात ये है दोस्त कि आपको सोचना होगा कि भाई यहाँ पर cos अल्फा तो निगेटिव है, cos अल्फा क्या है? निगेटिव है, और sin अल्फा पॉजिटिव है। तो अब आपको सोचना होगा कि cos अल्फा निगेटिव कब होता है, sin अल्फा पॉजिटिव कब होता है। तो इसके लिए आपको बताए थे, मैं आपको ट्रिगो में सिखाया था, लेकिन एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, जरा सुनिएगा, ताकि चीजें रिवीजन हो जाए और याद हो जाए। जैसे देखो, आपको बताया था ना कि भाई ये हम लोग का x अक्ष है, और ये हम लोग का x डैश मान लो लिख देते हैं, और ये हम लोग का y है, और ये हम लोग का y डैश है। आपको बताया था कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, और इसमें बताए थे साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसका उल्टा कॉस से थीटा, कॉस नहीं। फिर तीसरा में होता है tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, है ना। इसमें cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, और बाकी सब नेगेटिव, है ना। जो सिखा रहा हूं सीखिएगा दोस्तों। और ये हम लोग का कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? पहला, और ये हम लोग का दूसरा, और ये हम लोग का तीसरा, और ये हम लोग का चौथा होता है। जी सर। तो ये बात होता है कि भाई यहाँ पर जो क्या दिया है वो सुनो। यहाँ पर हम लोग को दिया है ना कि cos अल्फा निगेटिव है और sin अल्फा पॉजिटिव है। तो जरा सोच के बताओ, cos अल्फा निगेटिव और sin अल्फा पॉजिटिव किस में होगा? क्या पहला में होगा? नहीं होगा। पहला में तो दोनों पॉजिटिव होता है, तो पहला में तो नहीं हो सकता है। क्या इसमें होगा? चौथा में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि चौथा में ना cos पॉजिटिव होता है, अब वहां पर तो cos निगेटिव है, तो इसमें कैसे हो जाएगा? इसमें भी नहीं होगा। क्या इसमें होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो दोनों निगेटिव होता है। तो इतना पता चल गया कि वो जो सवाल मतलब जो है वो ना तो पहला में है, ना तो चौथा में है, ना तो तीसरा में, तो होगा किसमें? दूसरा में। और उसे भी चेक कर लो। दूसरा में देखो साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव होता है, तो देख लो यहाँ पर भी तो वही है ना कि भाई साइन पॉजिटिव है, चेक कर लो, है पॉजिटिव है, और कॉस नेगेटिव है। यानी इतना पता चल गया कि भाई ये जो एंगल है ना वो आपका किस में बन रहा है? आंसर है ये जो कोण बन रहा है, माने ये जो दोनों के दोनों है वो सेकंड में है। अब अगर ये सेकंड में है तो काम बन गया।
काम बन गया। तो यहाँ से कैसे काम बनेगा सर? अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि -1/√2 सेकंड में कब, मतलब कितना डिग्री पर होता है। आप इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, लिख लो cos, है ना, 135 डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा, है ना। क्यों? क्योंकि देख लो cos 135 डिग्री निकाल के चेक कर लो, cos 135 डिग्री निकाल के चेक कर लो, तो cos 180 - 45 लिख सकते हो। अब फिर एक बार sin 135 निकाल लो, इसको क्या लिख सकते हो? sin 180 - 45। तो cos 180 - 45 बराबर माइनस cos 45, और sin 180 - 45 बराबर प्लस का sin 45, और cos 45 हो गया आपका, ये 1/√2 है इसके पहले माइनस, और ये प्लस का 1/√2। तो देखो दोनों इक्वल आ गया, और ये किसके लिए आया है? 135 डिग्री के लिए आया है। तो ये दोस्त ईमानदारी से सोचना होगा। अब कोई कैसे सर एक बार में नहीं समझ आया? अरे भाई सवाल बहुत सारा कराएंगे, ज्यादा घबराइए मत, एक से नहीं तो 2 बार में आ जाएगा। तो प्लस, अब ये y का y, और ये cos 135 डिग्री। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? 8√2, ये हो गया 8√2, और ये कट गया तो हो जाएगा 2 चौके 8, यानी फाइनली आ गया 4√2। तो ये हम लोग का जनरल फॉर्म आ गया, जो होता है वो आ गया। अब लिख देंगे, चूंकि x cos अल्फा होता है प्लस y sin अल्फा होता है इक्वल टू p होता है। अब जो है पुट कर दो, तो अल्फा के जगह पर कितना आ जाएगा? 135 डिग्री, तो अल्फा की जगह पे 135 डिग्री आ जाएगा, और p का मान कितना आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा। ये रहा कंप्लीट आंसर। कोई दिक्कत? तो मैं फाइनली एक बार फिर से बताता हूँ कैसे बनाना है, और ज्यादा घबराइए मत, एक ही सवाल नहीं कराऊंगा आपको, मैं बहुतों ऐसा सवाल कराऊंगा, आपको कहीं ना तो कहीं खटक जाएगा। वेट जरा दोस्त, है ना, कहीं ना तो कहीं खटक जाएगा, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर से मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, पहला काम x y के बगल वाला में देखना है कि कितना है, उनका जो भी होगा उसका लिख कर स्क्वायर रूट में एक बार x का स्क्वायर करना है, और एक बार मैं लिख देता हूं, है ना, हैशटैग बना के यहाँ पर याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लेना है? x के गुणांक का स्क्वायर, x के गुणांक का स्क्वायर करना है, अब प्लस y के गुणांक का स्क्वायर करना है। एक बार क्या करना है? x के गुणांक का स्क्वायर कर लेना है, और एक बार y के गुणांक का स्क्वायर करके जोड़ देना है, और उसको उससे डिवाइड कर देना है। आपका काम बन जाएगा। बोलो, ये बात याद रखोगे ना? बस आपका काम बन जाएगा। बस इतना सा काम करना है, एक बार x के गुणांक का स्क्वायर और एक बार y के गुणांक का स्क्वायर करके रूट निकाल के, है ना, जो आएगा उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो मैंने देखा कि √2 आया, तो दोनों तरफ √2 से भाग कर दिया, तो ये आ गया। फिर मैंने सोचा कि x के बगल वाला क्या है, तो भाई cos अल्फा, फिर y के बगल वाला क्या है, sin अल्फा, और जैसे ही आया फिर हमने एक चीज और सोचा, और वो क्या है कि सर x के बगल वाला जो cos अल्फा है वो निगेटिव है, और y के बगल वाला जो sin अल्फा है वो पॉजिटिव है, और ये केवल पॉसिबल है सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट इतना तो फिक्स हो गया कि आंसर 90 से कम आने वाला नहीं है। तो 90 में कुछ आगे जोड़ दो, तो 90 में मैंने 45 जोड़ा तो 135 आ गया, और cos 135 -1/√2 होता है, और sin 135 भी आपका यहाँ पर दोस्त साइन लिखना है, सॉरी साइन लिखना है। तो sin 135 डिग्री आपका हो गया प्लस का 1/√2, तो दोनों के लिए सेटिस्फाई हो गया। तो अल्फा आ गया 135, p आ गया इधर का 4√2। और ये कैसे थॉट आएगा, कितना होता है, वो आप निकालते निकालते सीख जाओगे, घबराना नहीं है, हम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए वापस इसको डिवाइड करेंगे इससे, -√3x का गुणांक उसका स्क्वायर प्लस y का गुणांक क्या है, -1 है तो उसका स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपल इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो -√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 है 1 4, 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड मारेंगे। तो मैंने लिखा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, है ना। ऐसा क्यों कर दिया आप समझ रहे हो, क्योंकि एंगल निकालना है हम लोग को। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ये ध्यान देना है। जब दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -√3/2x, है ना, और ये हो जाएगा -1/2y, और इक्वल टू हो जाएगा 24/2, 24/2। तो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, तो देखो यहां से हो जाएगा 12 दूनी 24, तो यानी कि एक मिल गया √3/2। पहले तो लिख लेते हैं x -1/2 y इक्वल टू 12। अब जरा सोचो, यहां पर ऐसा है कि x के जो बगल वाला है वो क्या होता है, cos अल्फा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, x के बगल वाला क्या होता है, ये सोचना है कि x के बगल वाला क्या है, cos अल्फा, और y के बगल वाला क्या है, y के बगल वाला हम लोग का आपका है sin अल्फा।
अब जैसे ही ये पता चल गया कि x के बगल वाला cos अल्फा, y के बगल वाला sin अल्फा, तब जाके आप ये सोचोगे कि cos अल्फा क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर नेगेटिव है। sin अल्फा क्या है सर, नेगेटिव है। तो सोचो दोनों नेगेटिव कहाँ मिलता है, सोचो, देखो दिखाते हैं, सोच के बता जरा, दोनों नेगेटिव कहाँ मिलते हैं? आप बोलोगे कि सर दोनों नेगेटिव तो ये तो ओके, दोनों नेगेटिव तो ये तो थर्ड में मिलेंगे, थर्ड में मिलेंगे, क्योंकि पहला में तो दोनों पॉजिटिव होता है तो उसको लेंगे ही नहीं। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, वो भी नहीं लेंगे। इसमें भी नहीं जा सकता क्योंकि इसमें cos पॉजिटिव हो गया, तो पहला में तो नहीं हो सकता, दूसरा में भी नहीं हो सकता और चौथा में भी नहीं हो सकता। किस में होगा? तीसरा में, क्योंकि तीसरा में ही दोनों नेगेटिव होते हैं, साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। तो ये आपको थोड़ा थॉट डेवलप करना है ना कि किसमें कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, तो ही आपसे बनेगा। बोले यहाँ तक चीजें क्लियर है? ठीक है। अब अगर क्लियर है तो थोड़ा सा और सोचो, क्लियर है तो थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा सोचो। अब सोचो कि थर्ड में है, आंसर 180 से ज्यादा आएगा, आंसर 180 से ज्यादा आएगा। तो अब 180 से ज्यादा आएगा तो सोचो कि 180 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना? ट्रिक बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ट्रिक कैसे पता लगाना है। इतना पता चल गया कि भाई ये सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, थर्ड में है, तो ये भी पता चल गया कि आंसर 180 से ज्यादा आएगा। 180 से सब ज्यादा कितना आएगा कैसे पता लगाएं? आप तो पता लगा रहे हैं, आपको पता है, हम लोग कैसे पता लगाएंगे? हम है ना जी। तो देखो पता लगाने का तरीका, सोचो कि √3/2 कॉस में कब होता है, छोड़ दो माइनस, भूल जाओ, सोचो कि √3/2 कॉस में कब होता है? सर 30 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे? 30 डिग्री पे। और 1/2 भी 30 डिग्री पर होता है। तो इतना तो पता चल गया कि 30 डिग्री है मोटा मोटी। अब ये भी पता है कि थर्ड में है, तो थर्ड में है तो 180 से ज्यादा आएगा, तो जो 180 तो पक्का रहेगा, 180 से ज्यादा तो पक्का आएगा। और अभी 30 आ रहा है तो 180 में 30 जोड़ दो, 210, यानी पता चल गया कि 210 डिग्री है। नहीं समझ आया? फिर से देखो, मैंने क्या बोला, cos अल्फा और sin अल्फा दोनों नेगेटिव है, तो ये बात हमारे अंदर क्रिस्टल क्लियर है कि सर ये थर्ड में है। किसमें? थर्ड में। थर्ड में है, इसका मतलब जो आंसर आएगा ना वो 180 से ज्यादा ही आएगा, 180 से ज्यादा ही आएगा। 180 से कितना ज्यादा, इसका पता लगाने का शॉर्ट ट्रिक मैं बोल रहा हूँ। सोचो कि √3/2 माइनस नहीं है, प्लस का है, तो √3/2 कॉस में कब होता है? 30 डिग्री पर होता है, तो 30 हो गया, 180 से तो ज्यादा हो ही करेगा, तो 180 में जितना आएगा उसको जोड़ देना, तो 210। यहाँ पर भी देखो वही ट्रिक लगाया हूं मैं। सोचो ये पता चल गया कि दूसरका में है, दूसरका में तो 90 से ज्यादा आएगा। अब सोचना है कि 1/√2 भाग में गया माइनस, सोचो बाद में वो प्लस का है, 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री पर, और दूसरका में तो 90 से ज्यादा हो ही करेगा, तो 90 में 45 जोड़ दिया तो 135 आ गया। बोलो ट्रिक समझ आया कि नहीं आया? मजा आया तो लाइक करो, ओहो आय हाय हाय, ताबड़तोड़ शेयर करो, तो ये सही हो गया। तो यानी ये हम लोग को पता चल गया कि भाई ये 210 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूँ x cos 210 डिग्री है ना, प्लस y sin 210 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा 12। अब जनरल फॉर्म में देखो आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया? तो देख लो, जनरल फॉर्म ये होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो यहाँ से अल्फा हम लोग का आ गया 210 डिग्री और p आ गया हम लोग का 12। कंप्लीट रहा जवाब। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है ना दोस्त ट्रिक सीखने में? तो ये जबरदस्त ट्रिक है, और दोनों के दोनों सवाल दोस्त, एक आया है एयरफोर्स 2022 में है ना, और एक आया है एयरफोर्स 2020 में। तो ये दोनों के दोनों आ रखा है, तो काफी मस्त सवाल है। बस बोलो इतना लंबा आता है? अरे लंबा नहीं है यार, आप थोड़ा सा ईमानदारी से काम करोगे तो 2 लाइन का सवाल है ये, बस अभी सीख रहे हैं इसलिए लंबा लग रहा है। तो काफी मस्त सवाल है, अलग अंदाज और अलग लेवल पर हम लोग जा रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, काफी मस्त है भाई साहब, मस्त है ना। तो देखिए सवाल क्या है वो सुनो। कह रहा है y बराबर 5 और x बराबर 3, इसका मान ज्ञात करो। अब आपके माइंड में आएगा कि इसमें तो सर x गायब है और इसमें y गायब है, ये क्या पंगा लगा दिया आप? अरे टेंशन काहे लिए, है ना। हम देखो क्या करेंगे, दिमाग लगाएं, दिमाग लिखेंगे। हम लिख सकते हैं, कोई लिखे या ना लिखे, लिखेंगे हम लिख सकते हैं। बोलो क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 × x प्लस 1 × y बराबर 5। बोलो आई की नहीं आई समझ में? बोलो आई, यस ओए बहुत सुंदर। अब जो बताएं वो लिख लो, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 + 1 बोले तो हेलो 1 से डिवाइड करेंगे तो जैसे है वैसे, जैसे है वैसे, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो जैसे वैसे रहेगा, यानी फाइनली हमारा क्या आ जाएगा 0x + 1y = 5। अब सोचो, हेलो सोचो, क्या सोचना है सर? सोचना ये है कि ये x के बगल वाला क्या है,
तो कॉस है, x के बगल वाला क्या है, कॉस है, यानी ये जो पार्टी है वो कॉस का है, ये जो पार्टी है कॉस का है, और ये जो पार्टी है वो साइन का है। अब सोचो कॉस में मतलब सोचो कितना डिग्री का मान 0 होता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो ज्यादा ध्यान देना नहीं है। तो सोचो 0 डिग्री कितना का मान होता है, तो आंसर है सर होता है जोड़ से क्या, हाँ? अरे भाई साहब देखो ऐसे नहीं सोच पा रहे तो ऐसे सोचो कि साइन में 1 कब होता है, तो 90 डिग्री पर होता है ना, और कॉस में 90 डिग्री पर वो 0 हो जाएगा, यानी ये पता चल गया 90 डिग्री है। नहीं पता चला, अरे यार पता चल गया, यस बहुत सुंदर। यानी हम लिख सकते हैं कि x cos 90 डिग्री लिखल है प्लस y sin 90 डिग्री है। अरे हाँ या ना बोलो, अरे यार जोर से, आवाज नहीं आया, बहुत सुंदर। यानी 90 डिग्री cos 90 0 और sin 90 1। तो यहाँ से हम लोग का पता चल गया कि भाई साहब p 5 है और अल्फा 90 है डिग्री। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया नो, यस। अब आप इसको बताओ, बताओ वीडियो पॉज करके इसका बताना जवाब। हम बना बाकी के तो बना ही रहे हैं। इसको लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सोचो, हम लिख सकते हैं 1 into x plus 0 into y equal to 3, है ना, ये लिख सकते हैं। रूल क्या है भाई, कोफिशिएंट से डिवाइड मारो, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो इक्वल टू 1 आएगा, है ना, 1 से डिवाइड मारेंगे तो वापस हम लोग यही आएगा 1 into x plus 0 into y equal to 3। अब सोचना है, क्या सोचना है सर, बार बार सोचवा रहे हैं, अरे भाई सोचो ये कॉस अल्फा है, सोचो साइन अल्फा है, अब ये सोचो कि कॉस अल्फा 1 कब, तो सर कॉस अल्फा 1 याद नहीं आ रहा है? कल तो पढ़ाया था, अरे कल कहाँ पढ़ाए थे, बहुत पहले पढ़ाए थे, कोई बात नहीं बताओ, बहुत सुंदर। एक ने बोला भाई 0 डिग्री, यस सर, फिर y साइन 0 डिग्री, बोला हाँ या ना, अरे भाई देखो cos 0 डिग्री 1 अब sin 0 डिग्री 0, संतुष्ट कर गया, संतुष्ट कर गया। देखो ऐसा अल्फा का मान होना चाहिए जो दोनों को संतुष्ट करे, क्यों, क्योंकि मैं बोला हूं ना कि दोनों के लिए कोण जो है वो सेम होता है। क्या होता है सर, सेम होता है। क्या होता है, जोर से बोलो, बबरी झाड़ के, क्या होता है, सेम होता है। तो ये आंसर आ गया p बराबर 3 अल्फा बराबर 0। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है, नहीं है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, खुशी है, खुशी, यस खुशी है। नेक्स्ट सवाल क्या है, अब वापस ने भी 2020 देखिएगा, एकदम सिंपल सवाल है। सवाल क्या है, इसको बोर्ड पर फोकस करिए, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है, कह रहा है रेखा का समीकरण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी, याद करो मूल बिंदु से। अब बहुत तो बोले सर ऐसा कैसा सवाल ला दिए, अरे भाई वर्ड में लिखल है, किस में लिखल है, वर्ड में, और वर्ड में लांबिक दूरी मूल बिंदु से, याद करो। अरे भाई ध्यान कहाँ है आप लोग का यार, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देखो देखो विदेशियों, देखो आपको मैंने क्या बताया, ये जो P है ना वो मूल बिंदु से कौन सी दूरी होती है, मूल बिंदु से लांबिक दूरी होती है, मूल बिंदु से लांबिक दूरी, मूल बिंदु से लांबिक दूरी। है बहुत सुंदर। तो यहाँ पर मैंने P दिया है, P का मान दिया है तो मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन, बोलो यस जी सर। तो दिया है लांबिक दूरी मैंने P दिया है, P बराबर दिया है 4। फिर कह रहा है धन x अक्ष तथा लंब के बीच जो कोण है ना वो 15 डिग्री का बन रहा है, यानी कि जो अल्फा है वो 15 डिग्री है, बिना किसी टेंशन के। तो सिंपल हमें समीकरण लिखना है, तो चूंकि लिखूंगा रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। ओके, तो x cos, अब x के जगह पर रख दो 15 डिग्री, सॉरी अल्फा के जगह पर 15 डिग्री और वापस अल्फा के जगह पर 15 डिग्री इक्वल टू p। इतना ही आंसर छोड़ देंगे, नहीं समीकरण वैल्यू पुट करना है। तो अब आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, याद किसका सर, cos 15 डिग्री। तो बोलो याद करवाए थे नो, बोलो याद करवाए थे कि नहीं याद करवाए थे। लेकिन देख लो गरीब बच्चों, cos 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 45 माइनस 30। अरे बोलो हाँ या ना बोलो, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हो, बताओ आंसर कितना cos 15 डिग्री होता है जल्दी। cos 15 डिग्री का मान कितना होता है,
किसी को याद नहीं है, बहुत पीड़ेंगे, और आप कमेंट करके बता दो यस। तो फॉर्मूला लगा लेंगे cos a माइनस बी का, तो cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। तो cos a इंटू cos b यानी 1/√2 हो गया, और ये हो गया √3/2, फिर प्लस का 1/√2 और ये हो गया 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2√2, तो √3 + 1 यानी कितना होता है cos 15 डिग्री √3 + 1। लगे हाथ ये भी बता देते हैं आपको sin 15, तो देखो sin 15 भी पढ़ाए थे आपको, आप सब लोग भूल जाते हो। इसको क्या लिख सकते हैं, sin 45 - 30 लिख सकते हैं, है ना, सब पढ़ा रखे हैं। तो इसको जब निकालोगे तो sin 45 इंटू sin 30, है ना, माइनस sin इंटू cos b होता है ना, सॉरी sin इंटू cos b, cos 30, फिर माइनस cos a इंटू sin b, है ना, ये पढ़ा है ना। तो sin 45 1/√2 हो गया, और cos 30 √3/2, फिर माइनस 1/√2 गुने 1/2, जब निकालोगे आएगा तो √3 - 1/2 आएगा। तो ये दोनों बोले थे याद करने के लिए, क्योंकि मैं हर एक चीज बोलता हूँ जो इम्पोर्टेंट है मैं बोल देता हूँ कि याद कर लो इसको। तो आप लोग तो याद तो करते नहीं हो, तो याद कर लोगे तो पंगा हो जाता। बदमाशो, विदेशियों, देख लो ये याद करने का नतीजा, ना याद करने का नतीजा, इसलिए याद कर लिया करिए। तो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x cos 15 का मान चिपका दो, cos 15 है हम लोग का कितना, √3 + 1/2√2, √3 + 1 2√2 है, फिर प्लस y लिखना है। sin 15 क्या होता है, √3 - 1/2√2, तो √3 - 1/2√2 होता है, इक्वल टू है p। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है जी, तो 2√2 एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा √3 + 1 इंटू x प्लस y √3 - 1 इक्वल टू p। भाई साहब p का मान 4 दिया है तो मैंने 4 रख दिया, ठीक। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा में ही बना लेंगे। बोलो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा में बनाएंगे, बोलो यस। अब क्या करेंगे, इसका गुना उससे करा देते हैं। तो देखो पहले इसका गुना इससे करा सकते हैं, छोड़ भी दो ऐसे ही, √3 + 1 इंटू x प्लस y √3 - 1। अब इसका गुना इससे करा देंगे तो 4 दूनी 8 √2, ये हम लोग का कंप्लीट आंसर, 4 दूनी 8 √2 हम लोग का कंप्लीट आंसर है। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं ना, अरे बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो जी सर, है ना, मजा आ रहा है, मजा है ना। अब कुछ लोग सोच रहे सर आज तूफान मचाएंगे क्या, अरे ना, मैं क्या कर रहा हूं कि आपको सिंपली जो जो कॉन्सेप्ट है इस पर का सब खत्म कर देते हैं ना, ताकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें तो नई बात स्टार्ट हो, नई ऊर्जा के साथ, है ना। ये पहले देखो अल्फा कह रहा है कि समीकरण इतना को लंब रूप में बदलें और पी और अल्फा का मान ज्ञात करें। तो लंब रूप में इसको बदलना है तो सिंपल है, मैं पहले लिख लूंगा √3x + y = 8। अब क्या करेंगे सर, अरे अभी भी ना सिखाए कि x के बगल वाला और y के बगल वाला का स्क्वायर करो और भाग कर दो, तो √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 मतलब 4 का वर्गमूल 2। तो मैं दोनों तरफ कैसे भाग करूंगा, 2 से, तो मैंने लिखा, क्या लिखा सर, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, हेलो बोलो यस, तो भाग दूंगा तो हो जाएगा √3/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 8/2। अब क्या सोचना है सर, ये सोचना है कि x के बगल वाला है तो cos अल्फा होगा, सर y के बगल वाला है sin अल्फा होगा। अब सोचना है सर, क्या सोचना है कि भाई cos अल्फा √3/2 कब होता है, पहले तो ये देख लो पॉजिटिव है ना दोनों, यस यस है, यस, अरे प्लस ई भी है, प्लस ई भी है, तो दोनों प्लस में है, इसका मतलब पॉजिटिव है दोनों। पॉजिटिव किस में होता है सर, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव खिला रहे हैं, किस में होता है, तो ये तो बताइए कि है पहला में होता है, किस में होता है, पहला में। तो पहला में सोचो √3/2 cos कब होता है, तो 30 डिग्री पे होता है, तो मैं लिख सकता हूँ भाई ये x और ये cos ये 30 डिग्री का है प्लस y और ये sin 30 डिग्री का मान है, लिख दिया और इक्वल टू कट गया, 4 दूनी 8 यानी 4 हो गया। यहाँ से हम लोग अल्फा आ गया 30 डिग्री और यहाँ से हम लोग का p आ गया और p का मान आ गया 4, हो गया कंप्लीट।
कोई दिक्कत है आप हमें बताएं। मजा आ रहा है दोस्त? मैं क्लियर बता दूं, आपको बहुत मजा आएगा। आप ईमानदारी से तो पढ़िए। अब ये नहीं कि कॉपी बस, है ना। कुछ लोग का ये स्टाइल है, हम देखे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लास का टाइम हुआ, पढ़ेंगे, पढ़ के खत्म, कॉपी रख देंगे अलमीरा में और उसको दोबारा देखेंगे तब जब दोबारा ऑनलाइन स्टार्ट होगा तब। यार ऐसे करोगे तो आपको नई चीजें समझ आएंगी। अगर आपको ईमानदारी से मेहनत करोगे ना आप अपने आप पर, तो कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी, है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप टैलेंट के पीछे भागो, है ना। टैलेंट आप अपने अंदर कूट कूट के भरो, इतना अंदर टैलेंट भर लो ना कि आपके अंदर जब कामयाबी जब मिले ना, मतलब बहुत अलग लेवल पर मिले। तो इसलिए बोलते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, सफलता शोर मचा दे। तो दोस्त मेहनत करनी है खामोशी से, इस लेवल तक मेहनत करना है कि हर कोई देखे जब सफलता मिले तब, है ना। इसी अच्छी बात के साथ कर दिखा कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा, है ना। चलिए आइए और एक सवाल देखते हैं, फिर हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट। या एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। अलग से सवाल जब हम लोग करेंगे तो नॉर्मल उसमें होगा, वो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि लंब रूप का जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया। जरा वेट करिए, ये क्या हो रहा है भाई? भाई साहब ये मिट क्यों रहा है? तू जरा वेट करिएगा, ये मिटा क्यों? ये हमसे दोबारा बनवाएगा। दोबारा बनाना पड़ेगा दोस्त। देखिए ये मिट गया है, मैं दोबारा बना देता हूं। तो ये हम लोग का हो जाएगा, दोनों तरफ भाग किए थे तो हो जाएगा 4, यानी √3/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 8/2, है ना। 8/2 तो √3/2x में कब होता है? कॉस में कब होता है? तो 30 डिग्री पे, और y ये साइन 30 डिग्री पे, और इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 2 चौका 8 यानी कि 4। तो यहाँ से हम लोग का अल्फा कितना आ गया? 30 डिग्री, और p कितना आ गया? 4। ये आपको बताया था, ये मिट गया था, बस दोबारा बना दिया, ठीक है। तो चलिए फिर हम इतना ही रखेंगे आज के लिए ही। आपको मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता दूं, है ना, चीजें ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। तो मैथ डिवीजन का ऑफलाइन क्लासेस अलग अंदाज पर चल रहा है, अलग लेवल पर, 2 जगह, है ना, परचम बनाए हुए हैं अपना। आप बस बताते रहिए अपने फ्रेंड्स को जरा। तो मैं बता दूं, अगर आप दूसरी बात चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, तहलका मचा दीजिए, पूरे भारत शहर में फैला दीजिए, पूरे भारत देश में फैलना चाहिए, पूरे भारत देश में फैलाइए। भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें शेयर करो, आग लगा दो एकदम, पूरे भारत के कोना कोना पहुंचना चाहिए वीडियो, अलग लेवल पर, है ना, क्योंकि अलग अंदाज में आपको कवर करवाना है। तो मैं बता दूं ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, और बोलो सबको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे पढ़ना है ना तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना पड़ेगा। तो मैं बता दूं मैथ डिवीजन ऑफलाइन क्लासेस के बारे में, आरा गढ़ानी दोनों जगह चल रहा है ना। आरा में एड्रेस है महाराजा हाता गली नंबर 2, है ना, आरा महाराजा हाता गली नंबर 2। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए आप कॉल कर लीजिए इस नंबर पे 6206489771 पर आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके अपना सारा जानकारी ले सकते हैं कि कितना एडमिशन, मतलब कहाँ तक सिलेबस पहुंचा है, सारा चीज आप पूछ सकते हैं नंबर पे। और आपको पीडीएफ भी चाहिए तो इसी नंबर पर एसएमएस करना है। दूसरी बात, दोनों मीडियम के लिए चल रहा है, बीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए अलग लेवल और अलग अंदाज पे मैथमेटिक्स स्पेशल पढ़ाया जाता है 11th 12th और जेईई और डिफेंस वालों के लिए, और 8th 9th 10th वालों के लिए एसएसटी साइंस और सोशल साइंस, है ना, सॉरी एसएसटी और साइंस और आपका मैथमेटिक्स, है ना, तीनों चलता है। तो आप अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, है ना। और मिलेंगे नए वीडियो में, जाने का टाइम आ गया है, तब तक लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।